हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो न्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की न्यू सीरीज में हम लोगों ने कल का लेक्चर देखा हुआ था। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्टडी की थी चार्ज के बारे में, और चार्ज की जो टाइप्स थे उसके बारे में कुछ स्टडी करी गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको किस तरह से स्टडी करना है वो देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यही टॉपिक आज का हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो भी आगे का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखिए, आपको ये तो लास्ट क्लास में जानकारी दी गई थी कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज अपीयर होता है वो किस तरह से होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, वो भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था, यानी कल की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले लेगी तो उस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर with some force that is called electric force. Like charges repel each other. जो like charges होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं किसी ना किसी फोर्स से। अब वो फोर्स क्या होता है वो आगे देखा जाएगा, अभी धीमे धीमे आपको सब पता चलता जाएगा कि कौन से फोर्स के साथ एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, यानी like charges। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है कि एक चार्ज अगर प्लस का है तो दूसरा चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा। इनके बीच में हमेशा काम करता है अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में हमेशा काम करता है अट्रैक्शन फोर्स। तो हम लिख सकते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को, ये जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें बात आती है कि अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये मुद्दा है। और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब कहने का मेरा ये था कि ये जो शेल्स बनी हुई है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं वो दो तरह की मोशन करते हैं, एक तो वो स्पिन मोशन करते हैं, यानी अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, और आगे भी वो मूव करते रहते हैं। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और वो आगे की बढ़ती जा रही है ना। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेम टू सेम जैसे सन के चारों तरफ मूव करती है अर्थ हमारी। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कई सारे प्रोटॉन्स होंगे, ये प्रोटॉन्स बने हुए हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज है, और ये मैंने बना दिए न्यूट्रॉन्स, कई सारे इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, कई सारे इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, इस तरह से। ठीक है ना। तो अभी अपन लोगों ने देखा है कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर इस न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और सारे के सारे प्रोटॉन्स कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे क्या? अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर ये न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि न्यूक्लियस में अंदर क्या भरे हैं, प्रोटॉन्स भरे हैं। प्रोटॉन सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाने चाहिए, लेकिन वो तो एक फिक्स डिस्टेंस पे बंधे हुए हैं। मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, प्रोटॉन्स तो मूव कर नहीं रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये सिचुएशन कैसे होती है, क्या यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये तो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। समझ पा रहे ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काम करता है एक नया फोर्स जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा काम करता है फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि सिर्फ 1 फर्मी मीटर से लगभग 3 फर्मी मीटर तक ही इफेक्टिव होता है। यानी ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
और ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि बहुत कम डिस्टेंसेस के लिए ये अप्लाई होता है, बहुत चार्ज जो है वो बहुत पास पास रखा हो तभी उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और वो डिस्टेंस लगभग 1 से 3 फर्मी मीटर के बीच की होती है। फर्मी मीटर तो आप जानते होंगे, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये फर्मी मीटर का कन्वर्जन होता है मीटर में, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे पे सबके सब क्या अप्लाई कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता चार्जेस के। प्रोटॉन के बीच में भी काम कर सकता है न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल काम करेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी काम करेगा, और न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या है, न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कैसे काम करेगा, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। अभी मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। चार्ज है कितना है कि नहीं है, माइनस का है कि प्लस का है, इस बात पे न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहता है कि यूनिवर्स के कोई भी दो मास पार्टिकल अगर किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी मास पार्टिकल कभी एक दूसरे को आप लोगों ने सुना है कि वो रिपेल करते हो? कभी नहीं। न्यूटन ने बताया था कि मास पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दो प्रोटॉन्स के बीच में लग सकता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, या फिर दोनों न्यूट्रॉन्स के बीच में लग सकता है। यानी न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर को लिख दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, न्यूक्लियर फोर्स यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम कर सकता है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं, और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हमको एक एलिमेंट्री पार्टिकल नया मिलता है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। और जब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो हमको एक जो नया पार्टिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यूट्रिनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो अभी हम लोग अपने स्टैंडर्ड तक यानी 11-12 के स्टैंडर्ड तक जो एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स मानते हैं। लेकिन मास, स्पिन और इंटरेक्शन के बेस पे अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, जिनमें से ये भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो न्यूट्रिनो बनता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाई जाएगी जब आप हायर स्टडीज करेंगे फिजिक्स में, है ना। तो आपको पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, पूरा एक बुक होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा डीप पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे लिए इतना जानना जरूरी है कि न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो कि 1 फर्मी मीटर से 3 फर्मी मीटर के बीच का होता है। और अगर इतनी शॉर्टर डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स बोल सकते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है हमारी आज की थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि चार्ज की ही प्रॉपर्टी के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे टोटल चार्ज Q है, तो वो जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस माइनस। ये प्लस माइनस किस चीज को शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या अधिकता है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास कम है या ज्यादा है, तो वो यहाँ पे प्लस माइनस इस वजह से लगाया गया। अगर यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर हम मान के चलें कि इफ Q पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो N आएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव N क्यों हो जाएगा, है ना,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर Q प्लस का है, E माइनस का तो होता ही है, तो माइनस तो रहेगा, तो फिर N जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में आएंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा मान के चले कि Q जो है वो नेगेटिव है, तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो N जो आएगा वो फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसमें जो Q है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल चार्ज। Q को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल चार्ज। क्या बोल सकते हैं, टोटल चार्ज। E को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी आप इसको बोल सकते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसी को आप और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी को बोल सकते हैं, ठीक है ना। और चार्ज की वैल्यू आपको कल बता दी गई थी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है ना। और बात आती है N, तो N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वही ये चीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो Na पे आ गया +1 चार्ज और Cl पे आ गया -1 चार्ज, ठीक है ना। और दोनों पे चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देखो आप जबरदस्ती किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं छिना सकते ना, कि अगर Cl को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और Na कह रहा मैं तो एक ही दूंगा, तो आप ऐसा थोड़ी होगा कि Cl जो है वो Na से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि Na के पास स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, और Cl को स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो रजामंदी से होता है। आप छुड़ा नहीं सकते किसी से इलेक्ट्रॉन, कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, दूसरी ऑब्जेक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है, ठीक है ना। तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तभी कंपाउंड कोई क्रिएट होता है। जैसे NaCl जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, जब Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, तो Cl के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी थी, क्योंकि Cl को स्टेबल होना था। 287 होता है ना Cl का, होता है कि नहीं, लास्ट क्लास में बता चुके हैं सर। तो Cl का होता है 287, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब Cl ने ले लिया तो वो भी स्टेबल हो गया। और सोडियम जो है उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी ये सोच रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए Na जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो Na पे हो जाता है +1 चार्ज और Cl पे हो जाता है -1 चार्ज, ठीक है। तो जो भी चार्ज आते हैं ऑब्जेक्ट पे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की आते हैं। क्लियर हो गई ना बात, ओके। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज, यहां पे लिख दे रहे हैं द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ is the multiple integral of charge on electron, multiple integral of charge on electron। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, यानी n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट पे 1.5 e इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या जवाब देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि n क्या होगा, इंटीजर होगा। अरे भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगी, 2 देगी, 3 देगी, दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगी, 2 लेगी, 3 लेगी, 4 लेगी। कभी आपने सुना है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो, एक पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया फिर आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा ना, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू, आपको n का नाम क्या बताया गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये होता है n का नाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफर होगा। आप सोचा 2.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह का चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है ही नहीं। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर तो है ना। अरे जो काउंटिंग नंबर है वही तो इंटीजर होते हैं भाई, नहीं होते हैं।
तो n की वैल्यू 1.5, 1.4, 2.8 इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। n हमेशा जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। क्लियर है ना? ओके। अब हम देखते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको कहां पे लिखा जाए, यहां लिख दें। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल वैसे ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है चेंज हो रही हो पोटेंशियल एनर्जी में, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही हो काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही चार्ज का सिस्टम होता है, चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने आपको कल ही की क्लास में बताया था कि चार्ज होता तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास है लेकिन वो अपीयर नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज फिर अपीयर हो जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि चार्ज है नहीं किसी ऑब्जेक्ट के पास, चार्ज तो सारे ऑब्जेक्ट्स के पास है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि जो चार्ज होता है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की उसकी वजह से उनमें चार्ज आ जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को देगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को लेगी ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव हो जाएगी। इतनी सी बात थी, ठीक है ना। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिख सकते हैं, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। ये हो गई हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।